एक भारत श्रेष्ठ भारत। गांव गांव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। गांव गांव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, 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 एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि भारत देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस उपलक्ष्य में पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के इस अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की एक टीम केरला के दौरे पर थी और उस टीम का नेतृत्व करने वाले नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो एक अभियान चलाया जा रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव भी इसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या? ये जो इस साल का एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका लॉन्च किया था। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्कीम है, जिसमें एक बेसिकली एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार ने नोडल एजेंसी AICT को बनाया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और AICT ने फर्दर नोडल इंस्टीट्यूशन मार्क किए हैं, और जिसमें हिमाचल प्रदेश से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चुना है, और जिसको हिमाचल को केरल के राजागिरी इंस्टीट्यूट और SCMS स्कूल बिजनेस स्कूल कोची के साथ पेयरिंग किया है। इसके तहत हिमाचल के 50 विद्यार्थी केरल जाएंगे। केरल की वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति, खान पान और रहन सहन के ढंग को स्टडी करेंगे, और उसी प्रकार से केरल के भी 50 विद्यार्थी हिमाचल आएंगे और हिमाचल की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन का ढंग इत्यादि सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत देश की जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की पेयरिंग की गई है। हिमाचल को केरल के साथ पेयर किया गया है। तो आपका जो केरल का दौरा रहा था उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से सफर रहा? हमारा केरल का दौरा 25 जून को स्टार्ट हुआ था। हमारे ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर ने फ्लैग ऑफ सेरेमनी हमको फ्लैग ऑफ किया था। उसके पश्चात हम 27 तारीख को लगभग 9:30 बजे केरल के एर्नाकुलम नामक रेलवे स्टेशन पे उतरे, और उस जहाँ पर केरल के जो हमारा इंस्टीट्यूशन था जिसके साथ पेयरिंग किया हुआ, उसके टीचर्स और बाकी बहुत सारे नॉन टीचिंग के लोग हमारे को रिसीव करने के लिए उपलब्ध थे। उसके पश्चात वो अपने कॉलेज में ले गए और हमारा विधिवत रोज स्टिक्स के साथ स्वागत किया गया। तो एक तरह से हम बात करते हैं, जब साउथ की बात करते हैं तो एक अंतर बहुत ज़्यादा देखने को आता है। एक हिल स्टेशन और प्लेन्स में जाना तो ये तो डिफरेंस है ही है, लेकिन वहाँ पर जो उनका पहरावा है, खान पान है, और ख़ास तौर पर बोली की अगर हम बात करें तो किस तरह से आपने मैनेज किया? क्योंकि वहाँ पर तो दूसरी भाषा बोली जाती है। तो आप लोगों का एक तरह से हिमाचल से जो केरल का दौरा था, भाषा के रूप में किस तरह से आप मैनेज कर पाए उसको? देखिए, भाषा में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो हमारा पेयरिंग इंस्टीट्यूशन था वहाँ के लोग अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते थे और हम भी अंग्रेजी जानते थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। हमको दिक्कत आई एक दिन हम जब मार्केट की सैर करने गए थे, तो वहाँ के लोग ना तो वो इंग्लिश जानते थे, ना हिंदी जानते थे, और मलयालम हमको नहीं आती थी। सिर्फ मलयालम तो जानते सिर्फ थे? इशारों में ही काम चलता था। तो आपने जो भी खरीदारी किया, जो कुछ भी किया, सारा इशारों में किया? इशारों में ही किया। लेकिन जो हमारे साथ कुछ लोग थे थोड़ी बहुत हिंदी जानते थे, तो उनकी भी मदद ली। इसके अलावा आपने जो उस दौरे में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमने इन 5 दिनों में, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था, इन 5 दिनों में हमने बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया, जैसे हिल पैलेस म्यूजियम। ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम है, और आज़ादी से पूर्व ये एक महाराजा ऑफ कोचीन का किला होया करता था, जिसमें हमने
महाराजा के रहन सहन का ढंग, वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स और महाराजा की कुर्सी, चेयर और उनकी मंत्री परिषद की जो बैठक होया करती थी, उस कमरे का भी दौरा किया और देखने को मिला और बहुत अच्छा सा। जैसे हिमाचल में भी यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से पैलेस है, वैसे ही वहाँ पर भी पैलेस को सहेज कर रखा गया है। जी, इसी तरह का पैलेस है। लेकिन हिमाचल में और केरल में एक अंतर ये है कि वहाँ के महाराजा जो हमको देखने में मिला कि वहाँ के महाराजा एक सिंपल तरीके से रहते थे, सिंपल खाना खाते थे और ऑर्डिनरी कपड़े पहनते थे और जनता के प्रति बहुत ही वफादार थे, बहुत उनकी चिंता करते थे और वुमेन की एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे। जी, क्योंकि केरल वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, तो शिक्षा के अगर क्षेत्र की हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्रों का और कौन कौन सी जगह का आपने वहाँ पे दौरा किया? जी, हमने दूसरे दिन दौरा किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी टेक्नोलॉजी और फिर उसके पश्चात हमने दौरा किया RLB कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, जो आज़ादी से भी पहले का कॉलेज है। अगर बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी टेक्नोलॉजी, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमको बताया गया कि फिशेस के क्या हेल्थ एडवांटेजेस है और वहाँ पे फिशेस की कैसे पैकेजिंग प्रोसेसिंग की जाती है और कैसे वो एक्सपोर्ट करते हैं और कैचिंग टेक्निक, फिश को कैच कैसे किया जाता है, वो टेक्निक भी सीखने को मिली। जी, तो वो भी आपने कुछ सीखी होगी तकनीकें वहाँ से। और दूसरा इंस्टीट्यूशन है हमारा फाइन आर्ट्स का, जहाँ पे हमको बहुत सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, जैसे कथकली, वहाँ का ये क्लासिकल डांस है, और मोहिनीअट्टम, कृष्णाटम, भरतनाट्यम भी उन्होंने दिखाया हमको और हमारे विद्यार्थियों ने भी उसको सीखने का प्रयास किया और थोड़े थोड़े जो डांस फॉर्म्स है खासतौर पर, क्योंकि साउथ में बहुत ज़्यादा जो चलती हैं, इससे क्या सीखने को मिलता है हमें खासतौर पर? उन्होंने सीखने को मिला कि उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें आज भी संजोए रखी है। जी, उनका जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। जी, इधर हमारे हिमाचल में ये देखने को कम मिलता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है जी। और लेकिन उन्होंने संजोए रखा है, वो लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं उनको प्रेज भी कर रहा था वहाँ पे और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि एक आर्ट है कलरीपयट्टू, ये बताया गया कि ये ओल्डेस्ट आर्ट है वर्ल्ड की मार्शल आर्ट, और जब वो परफॉर्मेंस दिखाई तो वहाँ पे प्रोफेशनल बुलाए गए, उन्होंने किस तरह से इसको संजोए रखा, ये उदाहरण हमको देखने को मिला। जी, तो एक तरह से जो सांस्कृतिक विरासत वहाँ की है वो बहुत समृद्ध है और उन्होंने उसे अच्छी तरह से सहेज कर रखा हुआ है और इसके दर्शन आप खुद करके आए हैं। धार्मिक स्थलों की अगर हम खासतौर पर बात करें, कौन कौन से धार्मिक स्थलों का आपने दौरा किया? हमने बहुत सारे धार्मिक स्थलों का दौरा किया, जिसमें प्रमुख रूप से महाविष्णु टेम्पल का हमने दौरा किया और उस टेम्पल की खासियत ये है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं जिस दिन, उस दिन उस मंदिर का दौरा नहीं कर सकते जी। और दूसरी खासियत ये है कि वहाँ पे नग्न अवस्था में गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, वरना प्रवेश नहीं, जो शरीर के ऊपर वाला पार्ट है, हाँ ऊपर वाला, और नीचे धोती डाल सकते हैं और ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं जी। तो आपने खान पान की बात की और पहरावे की बात दूसरा हमने विजिट किया इंडिया का ओल्डेस्ट चर्च जी, सेंट फ्रांसिस चर्च, जो फोर्ट कोचीन में है और उस चर्च की खासियत ये है कि वास्को डी गामा को भी वहीं दफनाया गया था जी। और उनकी टॉम भी देखने को मिली हमें और फोर्ट कोचीन जगह है जहाँ पे वास्को डी गामा सबसे पहले लैंड हुए थे जी। वो एक बहुत ऐतिहासिक स्थल, वो पोर्चुगीज सेटलमेंट है बेसिकली, और जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अंडरटेक किया है और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होटल डेवलप किए हैं जी। तो अगर हम खास तौर पर खान पान और पहरावे की बात करें, किस तरह से आपको अंतर देखने को मिला वहाँ पर और क्या कुछ खास नई चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिली? देखिए, जब हम गए थे तो हमें बताया गया था कि ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, यहाँ पे लोकल डिशेज ही सर्व की जाएगी पूरे 5 दिन। तो हमने देखा कि उन्होंने हमको, वो लोग खाने में सिर्फ नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो भी डिशेस बनती है सारी नारियल तेल जी, नारियल तेल में ही बनती थी। और शुरू में हमारे विद्यार्थियों को थोड़ी कठिनाई भी आई क्योंकि वो टेस्ट डेवलप नहीं था, तो बोल रहे थे कि थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है इसमें, लेकिन बाद में उन्होंने टेस्ट डेवलप हो गया और बहुत स्वाद लगने लगी। फिर जब आदत पड़ गई तो बहुत स्वाद लगने लगी। और इडली, डोसा, इडियाटम आदि, पायसम, इस तरह की डिशेस हमको सर्व की गई और बहुत अच्छा लगा। और
ये तो खान पान की बात होगी। पूरे विद्यार्थियों ने बहुत एंजॉय किया जी। और पहरावे की अगर हम बात करें, क्या खास चीज़ आपको देखने को वहाँ पे मिली, किस तरह का पहरावा वहाँ पे था? वहाँ पे जो औरतें हैं वो केरला की साड़ी है वो पहनती है, और जो मेल है वो धोती और ऊपर से शर्ट डालते हैं, और ये विशेष अवसर पर चाहे कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, इसी तरह की वेशभूषा में ही रहता है। जी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर है, चाहे कोई भी अवसर हो वो उसको छोड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं और उसको छोड़ते सहेज कर रखते हैं। जी, जिस इंस्टीट्यूशन में हम गए थे वहाँ के डायरेक्टर, उनके पास एक विद्यार्थी कह रहा था कि ये सर, ये इनके पास 4 करोड़ की गाड़ी है। तो हमने जब उनको देखा, जो उनका जिस तरह का पहनावा था कि सिंपल जो 100 रुपये वाली धोती डाल के और शर्ट डाल के उस देखने को मिला, और बहुत सिंपल लोग रहते हैं, और हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। अनुसंधान केंद्रों की अगर हम बात करें, कौन सी जगह वहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे खासतौर पे जो शैक्षिक एक तरह से हब आप बोल सकते हैं, जो वर्ल्ड लेवल के हैं, जो आपको वहाँ पे देखने को मिले हैं? ज़्यादा हमको इन 5 दिनों में नहीं घुमाया गया, सिर्फ हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी टेक्नोलॉजी गए थे। वहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा, वहाँ पे फिशेस से रिलेटेड उनको फिश कैचिंग टेक्नोलॉजी सिखाई, और वहाँ पे प्रोसेसिंग और कैसे फिश, रॉ फिश में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें सिखाई गई, और फिशेस के हेल्थ एडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी बताया गया। जी, तो एक तरह से शिक्षा के रूप में तो वो आगे है ही, आर्थिक रूप से भी काफ़ी संपन्न है। आर्थिक संपन्नता क्या कारण आपको लगा वहाँ पे, क्या कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी? देखिए, मेरी एक व्यक्ति से वहाँ बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ कि इंडस्ट्री नहीं है फिर भी इतना प्रॉस्परस है ये स्टेट, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इस स्टेट में, इंडिया का टॉप मोस्ट स्टेट है रेमिटेंसेस में, यहाँ पे कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो मिडल ईस्ट में एक व्यक्ति एक परिवार से काम ना करता। गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो कमा के यहाँ पे इंडिया में रेमिटेंसेस के तौर पे पैसा भेजते हैं, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। जी। और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण परिवेश की बात करें हम, कौन कौन सी ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है जो वहाँ पे वो जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं, हैंडलूम्स एट्सेट्रा? जी, वहाँ पे एक दिन का हमारा दौरा था केरला बेवर्स हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे इधर हमारे पास खादी भंडार होते हैं, तो वहाँ हमको देखने को मिला कि 95% उन सोसाइटीज़ में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में महिलाएं काम करती है। तो महिला का एक सशक्तिकरण देखने को मिला कि कैसे उनकी आर्थिक उन्नति हो सकती है, ये हमने देखने को पाया। हमारी बहुत सारी जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, उन्होंने वहाँ की केरला की लोकल साड़ी भी खरीदी उस हैंडलूम से, और बहुत सारे फैकल्टी जो हमारे साथ थे उन्होंने भी घर के लिए खरीदा, अपने किसी ने अपनी वाइफ के लिए लिया, किसी ने मदर के लिए लिया। इस प्रकार से केरला की साड़ियाँ भी खरीद के आए, और केरला की साड़ी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। जी, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने बताया कि 95% महिलाएं उसमें काम करती हैं, तो उन्होंने एक तरह से छोटी जगह से उठकर भी वो एक इंटरनेशनल लेवल तक उसको पहुंचा दिया, उसको ब्रांड बना दिया है। ये एक हमारे लिए भी सबक है। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अगर एक बार सहेज के रखें, चंबा रुमाल की अगर हम बात करें, शॉल है यहाँ पर, और धातु है, रेजटा है, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम लोग अगर अच्छी तरह से उसकी ट्रेडिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, और एक तरह से हम अगर चाहें तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये हमें अच्छी सीख मिलती है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी जगह आपको और देखने को मिली वहाँ पे, कौन सी जगह है? वहाँ अगर बात करें, केरल भी हिमाचल की तरह ही बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम यहाँ की तरह ही लोग वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, और वहाँ की इकोनॉमी भी टूरिस्ट से डिपेंडेंट, टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे जैसे हमने बीचेस का दौरा कर सकते हैं, और वहाँ पे मुन्नार एक हिल स्टेशन है, और बताया गया कि वहाँ कॉफ़ी के लिए वो बहुत पॉपुलर है वो जगह, और केरल इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है कॉफ़ी प्रोडक्शन में, और वो श्रेय मुन्नार को ही जाता है। और वहाँ पे जिन लोगों ने हिल स्टेशन का दौरा करना, वो मुन्नार जाते हैं। और केरल में स्पाइसेस भी देखने को बहुत सारा मिलता है। स्पाइसेस जैसे बास्को डी गामा स्पाइसेस लेने ही आए थे, और उन्होंने यूरोपियन मार्केट में उसको सेल बेचना शुरू किया था। हाँ, इडुक्की नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, वो स्पाइसेस के लिए बहुत पॉपुलर है। तो वो चीज़ अभी भी सहेज के रखी गई है, और वो इंडस्ट्रीज वहाँ पे चल रही है। जी। और अगर हम बात करते हैं बीचेस की, क्योंकि वो तरह से प्लेन एरिया है,
और बीचेस का आपका अनुभव किस तरह से रहा वहाँ पर? जी, बीचेस सबसे, अगर इन 5 दिनों का दौरे की बात करें तो जो सबसे शानदार और मेमोरेबल रहा वो बीच चेरई बीच, जो अरेबियन सागर के तट पर है। जी। तो वो बीच जब स्टूडेंट गए एकदम माउंटेन से तो सीधा बीचेस में गए तो वो उनको बहुत शानदार लगा। अंदर मुझे तो बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि समुद्र की जो लहरें थी बहुत खतरनाक थी। जैसे आप वहाँ पे जून में मानसून आ जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। लेकिन वहाँ पे हमने मदद ली 4 CSFI के जवानों की और उन्होंने मदद किया। उनको ज़्यादा अंदर नहीं जाने, डीप नहीं जाने दिया पानी में और जितना हो सके तट के साथ ही आनंद लिया जाए। वैसे भी आपने मानसून की बात की, मौसम किस तरह का वहाँ पर रहता है खासतौर पर, क्योंकि जो भारत का जो तटीय इलाका है केरल है, सबसे पहले मानसून वहाँ पर आता है। हिमाचल प्रदेश की अगर तुलना करें तो किस तरह के पूरे वर्ष पर वहाँ पर मौसम रहता है? देखिए, जो कोची है, जिस स्थान का हमने दौरा किया वो एकदम समुद्र के तट पर है, अरेबियन सी के तट पर है। तो वहाँ पे क्लाइमेट एक जैसा मैरीटाइम क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो वहाँ पे लगभग वहाँ का जो टेम्परेचर है 28 से 32 डिग्री के बीच में ही रहता है, सर्दी हो गर्मी हो जो भी हो। जी। आपको कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है जब आप वहाँ पे बाज़ार में घूमने गए थे, तो कोई ऐसा यूनिक बात आपके साथ हुई हो जो आपको लग रहा है कि आज आप शेयर करना चाहिए हमारे साथ कोई? जी, हम जैसे मैंने पहले भी बताया, हम बाज़ार गए थे तो वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो वो अंग्रेजी नहीं जानते थे और हिंदी भी नहीं जानते थे और हमको मलयालम आती नहीं थी। लेकिन हमने जो 2-4 मलयालम के शब्द सीखे थे उसकी मदद से हमने अपनी पूरी परचेजिंग आपने उन्हीं 3-4 शब्दों से कर ली थी। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्योंकि अगर ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एक दूसरे की भाषा ना जान पाए वहाँ पे कम्युनिकेशन होना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये हो सकता है कि उनकी पोलाइटनेस इतनी अच्छी थी और आपकी जो बातें हैं वो अच्छी तरह से इशारों से समझ पाए और इसी वजह से आप वहाँ पे परचेजिंग भी कर पाए। हिमाचल प्रदेश के लिए खास तौर पर ऐसी कौन सी सीख आपको वहाँ से मिलती है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो केरला में है? मुझे लगता है कि केरला के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ही शानदार है, मुझे यहाँ देखने को नहीं मिलती है हिमाचल में। और जो उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर संभाल के रखी है, संजोए रखी है, वो भी हिमाचल को थोड़ा यहाँ देखना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम अपनी वेशभूषा, पहनावा, संस्कृति सब भूल रहे हैं, लेकिन उन्होंने संजोए रखी है और वो बधाई के पात्र है। ये ऐसा हम भी यहाँ करें तो बेहतर रहेगा। जी, और अगर हम खास तौर पर बात करें आपके साथ जो छात्र यहाँ से गए थे, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनको क्या चीज़ें खास तौर पर सीखने को मिली? देखिए, उनका बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। जब हम वापस आए तो सब लोग बहुत खुश थे और कोई भी ऐसा अप्रिय घटना नहीं घटी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो हम लाइफ लॉन्ग मेमोरीज चेरिश। आपने बताया कि जब शुरुआत यहाँ से हुई तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे थे। जी, और मज़े की बात यह है, कोची मेट्रो में भी हम ट्रैवल किए, उसमें लगभग 1-2 को छोड़ के बाकी सब लोग पहली बार मेट्रो में ट्रैवल किए। और हमें बताया गया था कि जो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन, वो भी वहीं से वो कोची से ही संबंध रखते हैं। बिल्कुल। तो आपका ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम बात करें या फिर ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षिक जो धरोहरें हैं हमारी, ख़ासतौर पर केरला में है, उसको आपको देखने का वहाँ से मौका मिला। आर्थिक संपन्नता की आपने बात की कि वहाँ पर जो है हर घर से लगभग जो है हर आदमी गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करता है और हमारे लिए भी ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती है। हिमाचल की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर जाने से कतराते हैं। कई बार दादा दादी का, माँ बाप का प्रेशर रहता है कि नहीं, घर से बाहर बच्चे को नहीं भेजना है और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, उनकी एक अपनी मानसिकता रहती है। क्या कहना है आपको कि अपने बच्चों को हम अगर ग्लोबल लेवल पर तैयार करना चाहें तो किस तरह से हम उन्हें तैयार कर सकते हैं? जी, देखिए, वो लोग, जैसे आपने कहा कि हमारी इस तरह की मानसिकता रहती है, वहाँ के लोगों की बिल्कुल भी मानसिकता इस तरह की नहीं रहती है।
वो बाहर के देश में जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। और जब हमारे पास आजकल केरल के भी 50 बच्चे यहाँ आए हैं तो हमको देखने को मिला, बिल्कुल हेजिटेंट नहीं है वो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि केरल से इतना दूर से 3000 किलोमीटर ट्रैवल करके बिल्कुल नहीं आए, अपना ही घर है। तो ये मैंने देखा कि हमारे बच्चों में थोड़ी सी झिझक रहती है बाहर जाने में, वो अगर ना हो तो हम ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरह से आत्मविश्वास की जो है अगर विकास हो सकता है हमारे अंदर भी, हमारे जो खास तौर पर हिमाचल के जो बच्चे हैं, अगर उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले और समय समय पर इस तरह के कल्चर एक्सचेंज, ये जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अभियान, ये बहुत ही शानदार अभियान है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी आपकी गतिविधियाँ हुई, इस बारे में कुछ और भी गतिविधियाँ आपकी हुई है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत? जी, हमारे पास केरल के 50 बच्चे और 6 टीचर हमारे पास 25 जुलाई को यहाँ पर आए हैं और जिसमें हमने उनको विभिन्न जगह का दौरा करवाएंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, आर्ट गैलरी और क्रैगनेनो, नालदेहरा, कुफरी और हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोटैटो रिसर्च एंड और भी बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे तारा देवी टेम्पल हमारा ले जाने का प्लान है, गेटी थिएटर में परफॉर्मेंसेस करने का प्लान है, जहाँ पे हम हिमाचल की कल्चरल परफॉर्मेंसेस, कुल्लुई नाटी रखेंगे, हिमाचली सिरमौरी नाटी रखेंगे, किन्नौरी नाटी रखेंगे, इस प्रकार से बहुत सारी हमको, और हम पूरे 5 दिन उनको हिमाचल की डिशेस, मंडियाली धाम, कुल्लुई और कांगड़ी धाम, सिड्डू, घी, इस प्रकार का ही 5 दिन परोसा जाएगा। जी, तो एक तरह से जब आपका भी वहाँ पे जाना हुआ था, आपको कोई सेहत संबंधी ऐसी कोई समस्या रही हो, क्योंकि आपको जो हिली एरिया से आप जा रहे हैं, तो प्लेन में आपने एक पर सफ़र किया था, खान पान से संबंधित कोई इस तरह की समस्या रही हो आपको? नहीं, ऐसी बिल्कुल किसी के साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम थोड़ी बहुत दवाई डाल के ले गए थे और भगवान ईश्वर की कृपा से वो एक भी टैबलेट की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका यही आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारा बिल्कुल मन स्वच्छ होता है और जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा मन लगा होता है, वहाँ पे बीमारियां जो है दूर ही रहती हैं हमसे। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपकी रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की अगर हम बात करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव की खास तौर पर क्या तैयारियां हो रही है इस वक्त? जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारे, जैसे मैंने कहा कि केरल के 50 बच्चे हमारे पास आए हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस में उनको ले जाएंगे। हिमाचल की संस्कृति, यहाँ के फेस्टिवल्स, लाइफस्टाइल्स और यहाँ के क्यूजिन्स, ये हम पूरा उनको इससे यहाँ के पूरे कल्चर से आप, चाहे वो खान पान हो, पहरावा हो, चाहे वो एक तरह से कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्वागत जो किया ये हिमाचली टोपी से किया। जी, तो वो एक अच्छी बात उनके लिए लगी होगी कि हिमाचल का जो पहरावा है उनको पहनने को मिला है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आपने ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो सीख वहाँ से है वो ये है कि अपनी जो भाषा है वो उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनका एक तरह से अपनी मलयालम वहाँ पर बोली जाती है, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश या हिंदी सीखे, क्योंकि वो 98% लोग मलयालम जानते हैं। जी, और हिमाचल के लिए भी खास तौर पर आपने दूसरी बात कही कि हॉस्पिटैलिटी जो है वहाँ की आपको बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल के जो हमारे लोग हैं वो भी इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। और अपने मेहमानबाजी में वैसे भी हिमाचल प्रदेश काफ़ी आगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कई बार जैसे देखने में आती है कि टैक्सीज से रिलेटेड होती है या फिर ऑटो से रिलेटेड होती है, तो वहाँ पर कुछ छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की होती हैं। तो वो मेहमानबाजी की जो दिक्कतें हैं वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है ऐसी ना रहेंगी। क्या संदेश आप अंत में देना चाहेंगे? जी, वो लोग यहाँ पे आए हैं और हम पूरा उनका स्वागत किया है और पूरी हमारी कोशिश है जितना उन्होंने हमको दिया वो हम पूरा रेसिप्रोकेट करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ और ऐसा हम करेंगे, पूरा विश्वास है। जी, डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपकी गतिविधियां हुई हैं उसके बारे में आपने हमें बताया। आपका स्टूडियोज़ में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत।